हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अखंड भारत के पूरे क्रम को हम लोग समझेंगे। देखिए, आपका अखंड भारत का पिक्चर मैंने बनाया है। आपको कैसा लगा आप पिक्चर जरूर आप बताइएगा, लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अखंड भारत के टूटने का क्रम, यानी कि अखंड भारत आखिर हम लोग का टूटा कैसे, और धीरे धीरे करके हर एक क्रम को हम लोग समझते जाएंगे कि अफगानिस्तान कब टूटा, पाकिस्तान कब टूटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश कब टूटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान क्या है, आपका म्यांमार कब टूटा, उसको वर्मा कब कहते थे। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग और सभी बॉर्डर को भी पढ़ते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि भारत में जितने भी स्टेट हैं वो आखिर इतने सारे राजाओं को मिला करके एक स्टेट बनाने का आखिर किसमें हिम्मत था। तो उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो बनाने में काफ़ी मुझे समय लगा, क्योंकि बहुत सारे जो कंटेंट थे वो मुझे मतलब बहुत सर्च करके और एकजुट करके और एक जगह लाना पड़ा। और क्या होता क्या था कि बुक में जो है बहुत इधर उधर करके दिया हुआ रहता था, तो इसीलिए मैंने एक जगह सबको अरेंज किया है। और साथ ही साथ देखिए हो क्या रहा था ना कि जब बारिश, मतलब कि बार बार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बारिश बार बार आ जा रही है, बार बार आ जा रही है, कभी लाइन कट जा रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, तो जिस कारण से नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ जा रहा था। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे करके अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अखंड भारत का टूटने का क्रम, तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 1896 से। 1896 जो अफगानिस्तान था वो पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन भारत से उसको अलग कर दिया गया था। कब? तो 1896 में डूरंड रेखा निर्धारण किया गया था। तो इसीलिए 1896 में जब भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया, उसको ये जो बॉर्डर बनाया गया उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। उसको क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं, जो कि सर डूरंड नाम का व्यक्ति था, उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में एक बॉर्डर बनाया था। उसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे जब समय बीतते गया तो आपका 1947 में जब भारत और पाकिस्तान जो है अलग होता है, तो ये जो बॉर्डर है वो पहले तो ये पूरा भारत का ही इलाका था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पड़ रहा था। फिर क्या हुआ कि ये वाला एरिया आपका पाकिस्तान का हो गया, जिस कारण से अभी अगर बोला जाए तो डूरंड रेखा जो है वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो याद रखिएगा कि शुरुआत में आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा था, लेकिन अब 1947 के बाद से आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि आपका भारत और तिब्बत के बीच में। तो तिब्बत जो है, ये वाला जो इलाका है उसको तिब्बत पूरा बोलते हैं, ठीक है, जो कि चाइना के अंडर में है। और यहाँ पर एक जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर बना हुआ है उसको बोलते हैं मैक-मोहन रेखा, जो कि 1914 में निर्धारण किया गया था आपका शिमला समझौता के तहत। इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1937 में, देखिए 1935 में एक योजना आता है लिनलिथगो द्वारा। लिनलिथगो योजना लागू किया जाता है, जिसमें इसमें क्या था कि 1937 में 2 साल के बाद जो आपका भारत और वर्मा को अलग कर दिया गया। 1937 में, देखो 1935 में योजना लाया और 1937 में भारत और मतलब जो वर्मा है उसको अलग कर दिया गया। अब वर्मा क्या है, तो जो अभी हम लोग म्यांमार बोलते हैं, वो उस समय शुरुआत में क्या उसको बोलते थे, वर्मा के नाम से बोला जाता था। तो वर्मा और भारत को जो है अलग कर दिया गया। कब? तो आपका 1937 में उसको अलग कर दिया गया। अब इसमें जो बॉर्डर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये जो यहाँ पर बॉर्डर जो बनता है वो पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी यानी पहाड़ियों का बहुत लंबा श्रृंखला है जो कि आपका भारत और बर्मा को, यानी भारत और म्यांमार को जो है अलग करने का काम करता है। उसके बाद आगे आते हैं 1947 में रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति जो था, सर रेड क्लिफ, उसने रेड क्लिफ बॉर्डर बनाया, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, रेड क्लिफ रेखा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। लेकिन 1947 में जब आज़ादी, मतलब कि देश का बंटवारा होने का बात हुआ, तो कि बंटवारा आखिर हुआ क्या, सबसे ज़्यादा तो खुश इसमें हुए अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ शुरू से चाहते थे कि देश को जो है, इसको भारत को इतना बांट के चला जाएंगे ना, और इतना एक दूसरे में मतलब कि जो दुश्मनी पैदा करके चले जाएंगे, जो इन लोग ज़िंदगी भर लड़ते रहेगा। और वही चीज़ अभी भी हो रहा है, अभी भी हम लोग इससे लड़ ही रहे हैं। और मतलब कि उन लोग का तोड़ने का मेन कारण था क्या, कि इन लोग को कमज़ोर करना। अब देखिए क्या होता है कि कभी कोई एक बड़े परिवार में सभी को रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि अगल बगल वाले पड़ोसी जो है वो कुछ ना कुछ मतलब बहका होका के और एक दूसरे को, भाई को अलग कर देते हैं, और लास्ट में एक ही वही सब भाई क्या होता है कि एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। उसी तरीके से एक समय था कि जब भारत और में आपका जो पूरे कंट्री में आपका भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक तरह रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका बहका के जो अंग्रेज हैं वो बहकाते गए, और धीरे धीरे करके आपका
आपका सपोर्ट करते गए, देखे बहका भी रहे थे। और दूसरी बात कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उसने जो मुस्लिम लीग का स्थापना किया, वो उसको फंडिंग भी आपका अंग्रेजी करते थे, कि मतलब कि देश को बंटवारा करने के लिए उन लोग पूरा हिसाब लगा के रखे थे। तो जिस कारण से आपका मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग का स्थापना किया, उसने अलग देश मुस्लिम कंट्री का नाम किया, मांग किया, जिसमें आपका पाकिस्तान। अब बात किया कि आखिर बंटवारा कैसे किया जाए, तो बोला गया कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है उसको मुस्लिम कंट्री बना दिया जाए। तो पता चला कि भारत को देखा गया तो यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा था और यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा था, तो इसको बॉर्डर यहाँ पर जो रेड क्लिफ है, उसने एक बॉर्डर यहाँ पर बना दिया, और जिसको बॉर्डर का नाम रख दिया क्या क्या, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ अपने नाम पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर भी एक बॉर्डर बना दिया, उसको भी रेड क्लिफ रेखा नाम रख दिया। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर पाकिस्तान, मतलब कि इसको भी हम लोग पाकिस्तानी बोलते थे और उस समय, और इसको भी पाकिस्तान बोलते थे। ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये पूरब के साइड में है, ये पश्चिम के साइड में है, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान जो दो भागों में बटा हुआ था, तो इधर वाले जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें एक जरा सा ना डेवलपमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा, और यहाँ की जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग जो थे वो इन लोग को बहुत गिरा हुआ समझते थे, बहुत मतलब लो लेवल का समझते थे, एक जरा सा मतलब वैल्यू नहीं देते थे। जिस कारण से क्या हुआ कि इन लोग दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। और आगे चल के क्या हुआ कि 1971 में जो आपका ये पूर्वी जो पाकिस्तान था वो इन लोग से अलग होने का मांग किया, जिसमें 1971 में इसमें बंटवारा होता है और ये जो पाकिस्तान हो जाता है, और इधर वाले एरिया को बांग्लादेश हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पर दोनों मुस्लिम ही कंट्री है। तो ये हुआ हम लोग का पूरा बंटवारा की बातें। के बाद अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एक राजा थे, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह, अब उसने बवाल खड़ा कर दिया, और उसका प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, जो कि इसको सपोर्ट कर रहा था। वो बोलने लगा कि हम लोग जो है भारत से हम लोग भी नहीं मिलना चाहते, हम लोग को भी अलग कंट्री चाहिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा समझा रहे हैं कि मिल जा, तो इन लोग है मिल ही नहीं रहा। तो फिर लास्ट में पूरा समझाते समझाते थक गया, तो बोला कि जो छोड़ दो, रहे दो, इन लोग अपना समझेगा। ठीक है, तो अब इसको छोड़ दिया गया। तो अब क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर को भारत छोड़ दिया, बोला कि जाओ तुम लोग अपना समझो, जब तुम लोग अपना कंट्री का मन कर रहा था, तो इन लोग पाकिस्तान को ये चीज़ पता चली कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर है वो अलग हो रहा, मतलब भारत में मिल नहीं रहा। क्या करते हैं हम लोग, हमला कर देते हैं और जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में कर लेंगे। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग हट गए वहाँ से, तो इन लोग जो है हमला कर दिया। हमला करने के बाद मतलब घुसा अपना सेना, जो पाकिस्तान है वो अपना सेना को पूरा भेज दिया और पूरा मार काट करना स्टार्टिंग कर दिया। पूरा मतलब जो भी आदमी आ रहा सबको मारते काटते पूरा एकदम गर्दा उड़ाते जा रहा है। तो जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर पूरा सेना सब घुसते घुसते यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक? यहाँ तक पहुँच गया। और यहाँ तक पहुँचने के बाद अब यहाँ का जो राजा था हरि सिंह, अब वो तो पूरा परेशान हो गया, बका गया कि भाई अब क्या करें, अब हम लोग को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो तुरंत दौड़ते दौड़ते आया जवाहरलाल नेहरू के पास कि सर थोड़ा सा मदद कीजिए, इसमें हम लोग को देखो क्या कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पूरा आके हमला कर दिया है, पूरा मतलब सबको मार रहा, काट रहा, हम लोग क्या करें, थोड़ा मदद कीजिए, अपना सेना भेजिए। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि चलो ठीक है भेज देते हैं। तो वहाँ पर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल वहीं पर थे और वो बोले कि नहीं नहीं मत भेजो। उस समय बोल रहे थे कि इसको कि भारत में मिल जाओ, तो ये होशियारी दिखा रहा था। और अभी क्या हुआ, अभी मतलब कि पता चल गया इसको। तो अब ये जब तक भारत में नहीं मिलेगा ना तब तक इस सेना भेजवे मत करो, जाओ अपना समझते रहे। जब अपना कंट्री का मांग कर रहा था तो अपना सुरक्षा खुद करे। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब मरना क्या ना करता, ये हरि सिंह बोला कि ठीक है हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ मेरा एग्रीमेंट रहेगा। और वो एग्रीमेंट को बोलते हैं विलय पत्र। उसको क्या बोलते हैं? विलय पत्र। जो कि 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र साइन किया गया, जिसमें बोला गया कि भारत में हम मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विशेष अधिकार हमको मिलना चाहिए, जो कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इसमें लागू किया गया था। ठीक है, अब इसमें फिर हुआ क्या कि चलो ठीक है किसी ना किसी तरीके से मिल तो रहा ना, तो मिलने के लिए तैयार हो गया, एग्रीमेंट साइन कर दिया। फिर अब अपना सेना जो है पूरा भेजना स्टार्टिंग किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पूरा सेना भेजे। तब तक ले क्या हुआ था कि यहाँ पर उसका सेना यहाँ तक पहुँच गया था, और जब भेजना स्टार्टिंग किए सबको मारते मारते खदेड़ते खदेड़ते इस जो पाकिस्तान का सेना को यहाँ पर पहुँचा दिए। अब पहुँचा दिए तब तक जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि जाते हैं UN में, यूनाइटेड नेशन में, और वहाँ पर जाके, और तब तक इसका भी जो प्रधानमंत्री था मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी चल जाता है यूनाइटेड नेशन में, और दोनों मतलब
मतलब कि बोलने लगता है कि देख, जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि देखिए इन लोग आके हम लोग मतलब यहाँ पर घुस के और हमला कर रहा है, मतलब कुछ कीजिए। तो ना उसका बात सुनते हैं ना भारत का बात सुनते हैं, यानी कि ना मोहम्मद अली जिन्ना का बात सुनते हैं ना जवाहरलाल नेहरू का। और क्या करते हैं कि जो कश्मीर है उसको दो भाग में बांट देते हैं, जो कि यहाँ पर एक बॉर्डर बना देते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग पीओके। जो इधर वाला एरिया जो है उसको बोलते हैं पीओके, और मतलब कि ये वाला जो इसका बाद वाला एरिया है वो इन लोग हथियार लेता है। और जो कि अभी हम लोग इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं गुलाम कश्मीर, और इसको बोलते हैं हम लोग आज़ाद कश्मीर। और जो आपका पाकिस्तान जो है वो इस एरिया को आज़ाद कश्मीर और इस एरिया को गुलाम कश्मीर बोलता है। यहाँ तक हुआ, पूरा देश का बंटवारा हो गया। अब यहाँ जो आपका कश्मीर जो है वो भी भारत में मिल गया। अब उसके बाद क्या होता है कि 9 नवंबर 1947 में क्या होता है कि जूनागढ़, देखिए ये जूनागढ़ है, जो कि जूनागढ़ जो नीचे वाला गुजरात जो है उसको जूनागढ़ बोलते थे। अब जूनागढ़ जो है वो बोलने लगा क्या कि हम भी भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो जितना भी नेता था ना वो सभी मुस्लिम था, और उन लोग बोलने लगा कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते, हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। अब यहाँ पर है, अभी पाकिस्तान में कैसे मिलेगा? हाँ, तो अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं और सब पब्लिक से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ का पब्लिक जितना भी था वो हिंदू था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम जो है जितना भी नेता थे वो मुस्लिम थे। तो क्या हुआ कि एक वोटिंग कराया गया। वोटिंग कराने के बाद बोला गया कि जिसको जिसको भारत में रहना है वो भारत में वोट देगा, और जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान का वोट देगा। तो चलो वोटिंग होता है। तो वोटिंग जब होता है, ये वोटिंग जो होता है वो आपका कब होता है? तो देखिए 20 फरवरी 1948 को, 20 फरवरी, देखिए 9 नवंबर को विरोध हुआ, तो 20 फरवरी 1948 में क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक वोटिंग होता है, ये आपका जूनागढ़ एरिया में, जिसमें बोला जाता है कि जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है पाकिस्तान का वोट देना, जो भारत में मिलना चाहता है भारत का वोट देगा। तो उसमें क्या होता है कि मात्र 91 जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और 1,90,870 लोग जो है वो भारत में मिलना चाहते थे। मतलब उतना वोट गया था भारत का 1,90,870, और मात्र 91 लोग जो है वो आपका पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो यहाँ तो डिसाइड हो गया, सिंपल था कि सब भारत में मिलना चाहते हैं। तो यहाँ का सेने को, मतलब जो नेता था उसको भेजा दिया, बोला कि तुम बाबू, तुमको जब वहाँ रहना था तुम वहाँ से निकलो यहाँ से। और जनमत के आधार पर, इसी को बोला जाता है कि जूनागढ़ को जनमत के आधार पर भारत में विलय कर दिया गया, और जो जम्मू कश्मीर है उसको आपका विलय पत्र के आधार पे एग्रीमेंट करके भारत में विलय कर दिया गया। उसके बाद आता है क्या, 13 सितंबर से 18 सितंबर, देखिए हो रहा था क्या कि हैदराबाद, अब हैदराबाद जो है वो भी मिलने को तैयार नहीं, वो बोल रहा है कि हम भी अलग देश चाहते हैं। अब यहाँ पर यहाँ के लोग जो है एकदम भारत में मिलने के लिए तैयार ही नहीं है हैदराबाद के लोग। तो फिर वहाँ पर अब पूरा कोशिश कर ली तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको छोड़ा नहीं गया, जैसे जम्मू कश्मीर को सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि ठीक है रहने दो, जाए दो, वो अपना साइड में समझेगा, लेकिन ये तो बीच में है। अब बात यहाँ वही हो जाती है कि जब एक जो बोरे का आलू जो है वो एक आलू अगर सड़ा हुआ है तो पूरा बोरा का आलू सड़ा देगा अगर बीच में रहेगा तो, यानी कि बीच में अगर ये है तो ये अगर बोलने लगा कि हमको अलग कंट्री चाहिए तो बाकी सब जो जितना भी राजा है भारत में वो सब तो विरोध कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं कि चारों तरफ से पुलिस भेज देते हैं, और पुलिस वो आखिर पुलिस नहीं रहता, वो रहता है सेना, और सेना को पुलिस का मतलब वर्दी पहना करके और चारों तरफ से घेर के, और जो जो इसका विरोध करता है उसको इतना मारता है, इतना पुलिस के मतलब कि बंदूक के नोक पर जो है वो हैदराबाद को भारत में विलय करता है। और उस जो मतलब कि आपका चला था वो आपका अभियान, उसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। जो ऑपरेशन ये चलाया गया था आपका मतलब कि सेना को भेज करके पुलिस के वर्दी में, और वहाँ से बंदूक के नोक पर भारत को मतलब भारत में मिला दिया गया हैदराबाद को। उस अभियान को क्या बोलते थे? ऑपरेशन पोलो, जो कि आपका 13 से लेकर के 18 सितंबर 1948 तक ये चीज़ चला था। अब हुआ क्या कि भारत पूरा तैयार हो गया कि चलो हाँ, अब यहाँ पर जितने भी टोटल 552 राजा थे, और वो पूरे 552 राजा जो है वो भारत में मिलने को तैयार होगी, क्योंकि
कोई उपाय ही नहीं था उसके ऊपर, उसके अलावा। अब जाके सभी कोई मिलने के लिए भारत में एक देश बनने को तैयार हो गया। अब उसमें बात आया कि अब राज्य को आखिर कैसे बांटा जाए। सभी कोई अपना अपना मत दे रहे थे। कोई बोल रहा था प्रशासनिक आधार पर बांट दिया जाए, कोई बोलता था कि भाषा के आधार पर बांट दिया जाए। लेकिन उन लोग को शुरू से पता था, जितने भी नेता थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये सभी जानते थे कि अगर भाषा के आधार पर बांटेंगे तो आगे चल के इस पर विरोध होगा, क्योंकि दूसरा भाषा वाले लोगों को पसंद नहीं करेगा। अभी भी देखिएगा कि आपका जो झारखंड बिहार वाले जो भी अगर तमिलनाडु तरफ जाते हैं तो अभी हम लोग हमेशा सुनते हैं कि इस पर विरोध हो रहा है, हिंदी भाषा को पसंद नहीं किया जाता। तो ये चीज़ पहले से जानते थे कि अगर मान लो भाषा के आधार पर बांट देंगे ना तो आगे चल के विरोध होगा ही। लेकिन अब क्या किया जाए, तो उसमें आपका एक आयोग बनता है जिसमें एस के धर आयोग, एस के धर आयोग में बोला जाता है क्या कि भाषा के आधार पर राज्य बंटवारा नहीं होगा, आपका प्रशासनिक आधार पर राज्यों का बंटवारा होगा। अब प्रशासनिक आधार क्या है, यानी कि अगर मान लो कि पूरा देश में अगर 1 लाख जनसंख्या है तो उसको क्या कर दो, 10 राज्य में बांट दो। जैसे 1 लाख जनसंख्या है, 1 2 3 4 5, और उसको 10 भाग में मतलब 10 राज्य में बांट दो। तो जहाँ जहाँ मतलब 10,000 आदमी करके जितना जगह में 10,000 आदमी है उसको एक स्टेट बना दो। तो इससे क्या होगा कि मतलब कि अगर कोई भी योजना सरकार का आता है तो बराबर हिस्सा में बांटने में आसानी पड़ेगा। जैसे होता क्या अभी कि यूपी में ज़्यादा जनसंख्या है तो अलग मतलब कि ज़्यादा फंड निकालना पड़ता है, कहीं कम है तो कम निकालना पड़ता है। लेकिन अगर बराबर के हिस्सा में बटा हुआ रहता तो आसानी पड़ता। अब यहाँ पर क्या होने लगा कि सभी को यहाँ पर विरोध करने लगे, बोलने लगे कि हम लोग को भाषा के आधार पे मतलब राज्य चाहिए। फिर एक नया आयोग आता है JVP आयोग, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, आपका वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया आयोग आता है, जो कि आपका समिति का गठन होता है। इसमें भी आपका जो भाषा के आधार पे राज्यों का जो बंटवारा है उस पर उन लोग विरोध करता है। तो अब बात किया जाए कि आखिर बटे कैसे, तो वहाँ पर एक नेता उभर के सामने आता है जो कि पेट्टू श्री रामल्लू, जो कि आपका मद्रास का एक आदमी था, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला इलाका में तेलुगु बोला जाता था और यहाँ पर बोला जाता था तमिल। तो इन लोग जो बोलने लगा कि हमको ये जो स्टेट है यहाँ पर एक नया राज्य का चाहिए, जो कि हम लोग को तेलुगु भाषा के आधार पे राज्य चाहिए, जो कि आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर ये जो आदमी है वो धरना पर बैठ गया, भूख हड़ताल पे बैठ गया। और अब जब मान ही नहीं रहा तो ये भूख हड़ताल पे बैठ गया। 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा। 56 दिन तक भूख हड़ताल होने के बाद क्या हुआ कि इसका मृत्यु 1952 में हो जाती है। 1952 में पेट्टाभी श्री रामल्लू का मृत्यु हो जाता है। अब जिस कारण से अब भाई कहीं ना कहीं अब कोई विरोध कर रहा है उस पर, और उसके पीछे बहुत सारा आदमी है, सब बोल रहा तेलुगु भाषा के आधार पर चाहिए, ये इसका नेतृत्व कर रहा। अब नेतवे मर जाए तो क्या होगा आदमी। अब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इस सब का तो हालत ख़राब हो गया। बोला कि भाई ये मर गया, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो इन लोग जो है यहाँ का पब्लिक पूरा गर्दा मचा देगा। तो जिस कारण से क्या हुआ कि जल्दीबाजी में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पे राज्यों को दिया गया। यानी ये वाला जो एरिया था उसको आंध्र प्रदेश बनाया गया, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पे 1953 को सबसे पहला राज्य का गठन किया गया। अब हुआ क्या कि एक स्टेट को जब भाषा के आधार पे बांट दिया गया तो सभी को बोलने लगे कि हमको महाराष्ट्र है, हम लोग मराठी बोलते तो महाराष्ट्र चाहिए, हम लोग हिंदी बोलते तो हमको ये चाहिए, हम लोग तमिल बोलते तो तमिलनाडु चाहिए। इस तरीके से पूरा विरोध होने लगा। तो फिर जाके क्या हुआ कि आगे चल के एक फजल आयोग का गठन होता है। फजल आयोग का गठन जो कि 1953 में होता है, और फिर आपका 1956 में इसका रिपोर्ट तैयार होता है, जो कि राज्यों को भाषा के आधार पे बांटने का मतलब निर्णय ले लिया जाता है। क्योंकि अब भाई एगो को बांट दिया तो सबको तो विरोध करेगा ही, उन लोग तो मानेगा ही नहीं। तो लास्ट में बंटवारा करना पड़ा भाषा के आधार पे, और जो कि आपका ये बंटवारा होता है जिसमें सातवां संविधान संशोधन 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को यानी संघ राज्य क्षेत्र को बनाया जाता है। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है कि कोई भी छोटा मतलब जगह जो कि छोटा स्टेट टाइप से, जो कि आपका उसका कल्चर अलग है, वो हम लोग भारत से काफ़ी दूर है, तो उन लोगों को आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जो कि उसका पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल देखता है। अब आखिर ऐसा क्यों बनाया जाता है, देखिए अगर मान लीजिए जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भारत से अलग है। अब यहाँ का नेता जो है, अब मान लो पाकिस्तान का कुछ आदमी बोले मतलब कि कुछ पैसा भेज देगा, मतलब 2-3 करोड़ रुपया भेज दिया नेता को, यहाँ का नेता को, अब बोलेगा कि तुम मेरा साथ मिल जाओ, तो ये तो तैयार हो ही जाएगा।
ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, इसको अब क्या करेगा, पूरी सेंट्रल देखेगा, यानी पूरा जो कमांड रहेगा वो सेंट्रल का रहेगा। तो जिस कारण से अब पूरा सेंट्रल देखेगा, यानी यहाँ का मंत्री जो है वो मिलना भी चाहे तो नहीं मिल सकता है। और इस तरीके से करके जो जो अलग अलग टाइप से थे उसको, जैसे यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अब कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये अलग है, इसको स्टेट बना दिया जाए, तो ये तो चाइना के साथ, अगर चाइना चाहेगा तो पीछे से घूम के और यहाँ पर हमला करके और यहाँ पर या किसी तरीके से पैसा वैसा दे के मिला लेगा। लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी पूरी कंट्रोल अब सेंट्रल का रहेगा। और सेंट्रल तो भाई मिलने तो देगा नहीं, वहाँ तो फोर्स भेजेगा और गर्दा उड़ा ये देगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से करके जो जो आपका अलग अलग थे या कल्चर अलग था, उसको अलग अलग आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि टोटल आपका 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। अब उसके बाद क्या होता है, होता है आपका एक शाह आयोग का गठन होता है। देखिए शाह आयोग क्या है, तो ये जो आपका पंजाब वाला इलाका पूरा है, ये बहुत बड़ा इलाका था, ठीक है। और यहाँ पर जो है पंजाब को एक नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे मतलब 2-3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें आपका देखिए यहाँ जो ऊपर वाला इलाका है हिमालय वाला, उसमें अलग कल्चर था, और आपका जो इधर वाला इलाका है उसमें अलग कल्चर था, और इधर वाला इलाका में अलग कल्चर था। तो जिस कारण से जो हिमालय वाले एरिया थे, यहाँ वाला जो हिमालय वाला एरिया है, उसको क्या बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश। देखिए ये आपका शाह आयोग जो है 1966 में इसका मतलब कि आयोग आया था, जिसमें आपका इसको पूरा समूह को हम लोग पेप्सो बोलते थे। और इसमें जो है हिमालय वाला एरिया को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और इधर जो पंजाब वाला इलाका है उसको पंजाब बना दिया गया, और पंजाबी जो बोलता था उसको पंजाब बना दिया गया, और इधर जो आपका हिंदी जो बोलता था उसको आपका हरियाणा बना दिया गया, ठीक है। जो हिमालय वाला एरिया था उसको हिमाचल प्रदेश, जो पंजाबी बोलता था उसको पंजाब, और जो आपका हिंदी बोलता था उसको हरियाणा। अब बीच में क्या हुआ, बीच में सब फसल रख गया, बीच में क्या हुआ कि सबका मिक्सर था। तो जिस कारण से इसको मतलब कि आप कुछ ना कुछ अलग करना होगा, तो इसको पूरी कंट्रोल कौन करेगा, तो सेंट्रल करेगा, यानी कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो कि आपका चंडीगढ़, इसका क्या नाम था, चंडीगढ़ जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और बाकी किनारे किनारे को स्टेट बना दिया गया, जो कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि आपका देखिए हरियाणा और पंजाब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर तो 6 आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और 7वां जो है वो आपका चंडीगढ़ बन गया। अब चंडीगढ़ यानी 7 को केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग सुनते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आखिर होता क्या है, तो देखिए ये 7 बन गया। फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में अगर देखिएगा कि आपका 5 अगस्त 1900 आपका मतलब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है 370 आर्टिकल जो था और 35A को हटाया गया। तो जिस कारण से यहाँ का मंत्री ज़्यादा विरोध ना कर दे, और यहाँ पर तो सभी को चाहते थे कि मतलब पाकिस्तान में मिल जाए, यहाँ पर मंत्री सब भी पूरा सपोर्ट करता था। जिस कारण से क्या हुआ कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब, तो आपका 5 अगस्त 2019 को। तो देखिए आपका टोटल 7 था, और यहाँ पर आपका 2 को और बढ़ गया, जिस कारण से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि 9 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपका यूनियन टेरिटरी दोनों को बना दिया गया अलग अलग करके, जिसमें आपका 1 और 1 2 बढ़ गया, ठीक है। तो 7 पहले था और 2 आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यानी कि 9 हो गया, ठीक है। अब 9 होने के बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को देखिए यहाँ पर दादर नागर हवेली और दमन और दीव, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था। दमन और दीव और दादर नागर हवेली ये दोनों अलग अलग 2 को केंद्र शासित प्रदेश था। तो इसको 26 जनवरी 2020 को इसको मर्ज कर दिया गया, जिस कारण से एक घट गया। तो यहाँ पर आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो यानी कि टोटल 28 राज्य और अभी आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में उपस्थित हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और काफ़ी मेहनत लगती है, तो मुझे लगता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करते होंगे और शेयर भी जरूर करते होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।